हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल स्टडी वेयर हाउस। माय नेम इज आकांक्षा वर्मा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन गेट। बेसिकली वट एवर इंपॉर्टेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू सजेस्ट यू, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पास्ट ईयर्स में आए हैं, आई हैव ऑल्सो इंसर्टेड दैट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया अबाउट इट। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न जो अभी हमसे पूछा जाएगा। सो एज यू कैन सी देयर आर 33 क्वेश्चन इन टोटल, A B C D E, they are going to be 5 सेक्शन। जो पहला सेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ MCQ, तो 1 से लेके 16 तक आपके MCQs आएंगे, जिसके अंदर एसोसिएशन बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे विच यू आर गोइंग टू डिस्कस। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो 17 से 21 तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे कंटेनिंग 2 मार्क्स। सेक्शन सी की बात करते हैं सो 3 मार्क्स का होगा ये। सेक्शन डी की अगर हम बात करते हैं 4 मार्क्स। सेक्शन ई अगर हम बात करते हैं तो 31 से लेकर 33 क्वेश्चन विच आर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन विल बी देयर कैरिंग 5 मार्क्स। सो यहाँ पे केस बेस्ड स्टडी के क्वेश्चन भी गिवन है कैरिंग 4 मार्क्स ईच। एज सच आपको ओवरऑल चॉइस नहीं दी गई है, देयर इज अ इंटरनल चॉइस गिवन टू यू। सो अगर पूरा पेपर आप देखोगे सो देयर इज इंटरनल चॉइस, एक्सटर्नल चॉइस नहीं गिवन है। दिस और दिस करके आपको ऑप्शन मिलेगा, यू नीड टू पिक ओवर देयर। सो ये सब सजेशन मैंने ऑलरेडी सब ऐड कर रखे हैं सो दैट द कंसेप्ट इज वेरी क्लियर किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड। ऑब्वियसली बात आपको पता ही होगा, बट नॉर्मली क्या करते हैं जब हम घर में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, समटाइम्स वी टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, राइट? सो यू डोंट हैव टू डू दैट, सारी कैलकुलेशन खुद करो। तो दे आर सर्टन वैल्यूज गिवन टू यू, ओके। जो कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज होती हैं यहाँ पे दे रखी है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है, एप्सिलॉन नॉट। सो आई विल सजेस्ट यू कि यहाँ पे दी हुई है, बट मेक श्योर यू लर्न इट बाय योर ओन सो दैट यू कैन सेव सम ऑफ योर टाइम इन एग्जाम। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हैं, सो वो MCQ की कैटेगरी में ही है। सो 13 से लेके 16 तक जो क्वेश्चन है दे आर गोइंग टू बी असर्शन बेस्ड क्वेश्चन। अब असर्शन बेस्ड क्वेश्चन करते कैसे हैं? सो असर्शन एंड रीजन टाइप के कोई जो क्वेश्चन आते हैं, सो इसमें आपको ऐसी चीज़ें दी होंगी। सो असर्शन में कोई स्टेटमेंट लिखा रहेगा, रीजन लिखा रहेगा वहाँ पे। सो इफ assertion is correct then you will go ahead with reason। ऐसा हो सकता है कि assertion ही गलत है, राइट? सो उसके हिसाब से आप ऑप्शन अपनी मार्क करने वाले। फॉर एग्जाम्पल अगर assertion वहाँ पे ट्रू आ रहा है बट उसका रीजन गलत है तो यू आर गोइंग टू मार्क्स ऑप्शन सी ओवर देयर। assertion फॉल्स है, उसका रीजन भी फॉल्स है, बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट गलत है तो ऑप्शन डी आप मार्क करोगे। अगर दोनों ही assertion और रीजन जो है वो ट्रू है और आर जो है उसका करेक्ट रीजन है तो देन यू आर गोइंग टू मार्क ए, ओके। एंड देन अगर असर्शन आपका करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है वो अगर, तो यू आर गोइंग टू मार्क ऑप्शन बी ओवर देयर। सो हियर इज which type of question are you exactly getting। so अगर आप 13th और 14th क्वेश्चन देते हो, so firstly यहाँ पे assertion लिख रखा है, you read it whether it is true or not। उसके बाद रीजन पढ़ोगे whether it is true or not, okay। so क्या पॉसिबिलिटीज आपकी बनेंगी? so अगर आप assertion देखोगे, रीजन देखोगे, तो अगर मान लो दोनों ही करेक्ट है, so what could be the possible answer A B C D। oh let's just go back to the previous slide। so here if you see ऑप्शन ए एंड बी क्या बोल रहे हैं, assertion एंड रीजन बोथ आर ट्रू। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एज पर द करेंट सिचुएशन, A B कैन बी द आंसर, राइट? बट नाउ यू नीड टू चेक वट एवर द रीजन दे हैव रिटन ओवर देयर। अगर जो रीजन आपका इज दैट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। सो अगर आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा देन यू कैन मार्क ऑप्शन ए ओवर देयर। अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है देन यू गोइंग टू मार्क बी ओवर देयर, ओके। so this is how A and B option are linked, which can be confusing at times if you don't know whether those concepts are linked with one another or not, okay। C और D की अगर आप बात करते हो, अगर assertion आपका true होगा and then reason false होगा, that is the option C over here। D option की अगर हम बात करते हैं, assertion false है and reason भी false है, right? so this is how you're going to do the question। so make sure आपको पता है whether those two terms, two statements are linked with one another or not। now let us understand what are the important topics of electric field and charges over here। so सबसे पहले Coulomb's law की कंडीशन क्या होती है? मोस्ट ऑफ टाइम वो डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ देता है, बट राइट नाउ एज यू आर गेटिंग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लैरिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो दे माइट ट्विस्ट द क्वेश्चन अ बिट। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो डायरेक्टली ही आएगा, दिस कैन बी डायरेक्ट, बट जो आपका कूलम्स लॉ है दैट कैन बी आस्क्ड इन द ट्विस्टेड फॉर्म। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन की डायरेक्ट रिजल्ट से याद रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज टॉर्क। टॉर्क का भी आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, वो मेनली पूछता है थीटा के टर्म्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब आता है। नेक्स्ट इज गॉस लॉ एंड इस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वो जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला के बेस में आती है। दे विल गिव यू टू प्लेन शीट, उसका चार्जेस सिमिलर भी हो सकते हैं, दे माइट बी अ बिट डिफरेंट एज वेल, प्लस हो सकता है, इसमें माइनस हो सकता है। बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट ई वैल्यू, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। Now here are the questions that have been seen in the past 2 years के ही मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने थोड़े एक्स्ट्रा भी ऐड कर रखे हैं जस्ट टू गिव यू नॉलेज की किस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। सो लाइक नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन में पूछ रखी है। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दैट इज क्यू एंड यहाँ पे डिस्टेंस क्या रखी है 2a ले रखी है। सो जनरली लाइक इफ आई राइट द फॉर्मूला P इज इक्वल टू क्यू टाइम्स 2l आप लेते हो, राइट? जो 2l होता है दैट इज द डाइपोल लेंथ, राइट?
बट यहाँ पे उसने क्या रखा, उसने वेरिएबल चेंज कर दिया है, 2l के बदले दे हैव रिटन 2a. सो मेक श्योर जब आप डेरिवेशन कर रहे हो 2a टर्म यूज कर रहे हो, 2l यूज करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे. ओके, सो मेक श्योर वेरिएबल आप ध्यान से लिख रहे हो. नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करते हैं, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस ऑफ अ फार ऑफ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन. अगर हाफ हो जाएगा तो कैसे चेंज होगा. सो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता होना चाहिए एंड उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट दोज वैल्यूज ओवर देयर एंड देन फाइंड इट. सो नॉर्मली अगर आप कोई एक वैल्यू लेते हो तो मान लो यू आर टेकिंग इट एज ई ओवर देयर. ओके, सो ई अगर आपकी इनिशियल वैल्यू की अगर आप बात कर रहे हो उसके बाद वो चेंज हुआ तो यू कैन कंसिडर इट टू बी ई डैश. तो ये रिप्रेजेंटेशन में आपका आ जाएगा, इनिशियल वाले को ई ले लो, ई डैश. तो ई डैश को आप क्या लिंक करोगे, लिंक करोगे ई से, वहाँ पे 1/2 आ सकता है, 1/4 आ सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैव पुट द वैल्यू एंड उसमें क्या चेंजेस रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन ओवर हियर. नाउ थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं तो 2 आइडेंटिकल डाइपोल्स आर प्लेस अलॉन्ग द डायगोनल. तो डायगोनल कौन सी है, डायगोनल ये दोनों भी हैं एंड वो दोनों भी. सो इफ यू सी उसमें दोनों में ही क्या रखे हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल रखे हुए हैं एंड द साइड इज √2. सो √2 क्या हो जाएगी, √2 इज द साइड गिवन टू यू. यू नीड टू ऑब्टेन द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर. सेंटर पे आप यहाँ पे निकाल सकते हो, राइट. अगर आप ये सारे ही पार्ट्स, 3 पार्ट्स को लिंक करो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 5 मार्क्स का ये पूरा क्वेश्चन है. सो व्हाट यू नीड टू डू, अब फर्स्ट उसमें आपको डेरिवेशन लिखना है. सो मेक श्योर आप नॉर्मल उतना ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में नहीं लिख रहे क्योंकि वो अलग के लिए 5 मार्क्स का नहीं पूछा गया है, राइट. सो उसके हिसाब से आपकी राइटिंग में फर्क आएगा. एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन सेकंड वाला डायरेक्टली ही वैल्यू पुटिंग है, सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक दैट मच टाइम. बट या उसके बाद आपका आता है ये थर्ड क्वेश्चन, राइट, जो आपका थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है. नेक्स्ट यहाँ पे है कुछ पास्ट ईयर्स क्वेश्चन. सो ये एमसीक्यू है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज दे रखा है आपको, आर डिस्टेंस शॉर्ट डाइपोल से लिंक्ड है. 2r यहाँ पे क्या है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज गिवन टू यू. देन यू नीड टू फाइंड द फोर्स ओवर देयर, हाउ इट इज गोइंग टू चेंज. नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, साइड दिया, दैट मीन्स स्क्वायर है, सो ऑल साइड्स विल बी इक्वल. सो मेक श्योर दिस डायग्राम दैट यू विल बी फॉर्मिंग दैट विल बी विद द हेल्प ऑफ स्केल. सो यहाँ पे आप ये चारों ही चार्जेस को ड्रॉ कर दोगे एंड नेट एक आपको नेट फोर्स निकालना है एक्टिंग ऑन द चार्ज विच इज प्लेस एट द सेंटर ओवर देयर, राइट. और इसके अलावा चॉइस आपको दे रखी है कि 3 पॉइंट चार्जेस हैं, दे आर केप्ट एट द इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होती है, अगेन फोर्स 3 साइड्स आते हैं इन इक्विलेटरल ट्राइंगल. सो दीज 3 साइड्स विल बी इक्वल, दैट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर. यू नीड टू फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड क्या होता है, मीडियन से मिलके बनता है. सो ये सब मिला के यहाँ पे जो पॉइंट आएगा, दिस इज गोइंग टू बी वेयर यू नीड टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो यहाँ पे ये भी अगेन पास्ट ईयर का क्वेश्चन है. सो इफ यू सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पे डाइपोल की बात कर रहा है, ई की बात कर रहा है, मैक्सिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, से रिलेटेड देयर इज अ क्वेश्चन. नाउ सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड, अगेन एक क्वेश्चन गिवन है. दे आर ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल रहा है, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस. तो लोकेटेड, उसकी डिस्टेंस भी आपको यहाँ पे दे रखी है. देन दे हैव गिवन यू इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल. आई कैप अगर मेंशन्ड है, दैट मीन्स इट इज जस्ट ट्रैवलिंग अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस ओवर देयर एंड यू नीड टू फाइंड द टॉर्क एक्टिंग ओवर इट. नेक्स्ट उसमें चॉइस दी गई है आपको. सो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इन दोनों को कंबाइन करके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे एंड इन दोनों को कंबाइन करके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे. सो मेक श्योर यू नो विच टॉपिक यू एक्जैक्टली नो सो दैट यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चन अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है एंड हियर इट इज गिविंग यू पोटेंशियल ओवर हियर. सो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ड्यू टू दिस डाइपोल ओवर हियर, तो ये क्या है एक्चुअली, दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेटोरियल की कंडीशन यहाँ पे पूछी गई है, राइट. बिकॉज यहाँ पे क्या इज प्लेस अलॉन्ग द सेंटर विद दिस सेंटर एट द ओरिजिन. सो ये जो रिजल्ट है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ V is equals to जो result आता है, that is when you're talking about the electric potential at equatorial position का result है and this is the easy one, okay. So ये अटेम्प्ट कर सकते हैं हम, राइट. टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट पार्ट विच इज द सेकंड पार्ट ओवर हियर. सो 2 आइसोलेटेड स्पेयर्स आपको गिवन है, उसकी रेडियस यहाँ पे गिवन है. सो मेक श्योर यू कन्वर्ट दिस रेडियस टू मीटर फर्स्ट एंड देन यहाँ पे चार्ज डेंसिटी भी गिवन है. सो उसकी अगर यूनिट में देखती हूँ, दैट इज गिवन टू मी एज सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, राइट. सो दैट बेसिकली मीन मीटर स्क्वायर अगर है, दैट इज समवेयर टॉकिंग अबाउट एरिया. सो वी ऑलरेडी नो क्यू इज इक्वल्स टू क्या आता है, ये फॉर्मूला होता है वहाँ पे. सो क्यू इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी सिग्मा टाइम्स ए, ओके. तो ये इसका रिलेशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से आता है. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल एक्चुअली गेट यूज्ड ओवर हियर एंड देन यू कैन जस्ट फाइंड द न्यू चार्ज विच विल बी देयर. As you all know, there are lots of set in your exam. So one of the set का पेपर ये भी है. So यहाँ पे गॉस लॉ ऑपरेट करने को बोला है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर दैट इज हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी एज लैम्डा. देन उससे रिलेटेड क्या कर रखा है, फर्दर क्वेश्चन पूछ रखा है विच इज आस्किंग काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट, चार्ज एंड लीनियर डेंसिटी. उसके बाद ग्राफ प्लॉट करने को बोल रहा है. सो ग्राफ में मोस्ट ऑफ या तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा या इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा. सो यू कैन प्लॉट द ग्राफ अकॉर्डिंगली. नेक्स्ट पार्ट इसका पूछ रहा है, कंसिडर, अब यहाँ पे क्या लिखा है और. सो देयर इज अ इंटरनल चॉइस गिवन टू यू, एक्सटर्नल चॉइस में है ही नहीं पेपर में. सो 2
आइडेंटिकल पॉइंट्स आपको दे रखे हैं ये, एंड इज देयर एनी पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट. इज देयर एनी पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, आई थिंक द क्वेश्चन, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछ रहा है, राइट, एंड यू नीड टू जस्टिफाई योर आंसर ऑब्वियसली. वेन एवर इट इज आस्किंग यू इज दिस सेटिस्फाइंग और नॉट, यू नीड टू आंसर योर क्वेश्चन इन वे ऑफ येस और नो, एंड ऑल्सो टेलिंग द रीजन ओवर देयर. सो स्पेसिफाई नहीं करेगा कि रीजन लिखो यहाँ पर लिख रखा है जस्टिफाई योर आंसर फॉर ईच केस, बट इन जनरल वो लिखेगा नहीं. देन ऑल्सो यू नीड टू मेंशन द रीजन. इफ यू डोंट मेंशन, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. Now let's discuss chapter 2. So chapter 2 है potential and capacitance. So electric potential at equatorial position, ये हमने already discuss करा है, किससे ये question आता है यहाँ पे. Equipotential surface भी बहुत important है, यहाँ पे बहुत twisted question में form आ जाते हैं इसमें. Capacitance of parallel plate capacitor when dielectric sap is partially inserted. Okay, make sure you know partially inserted में D और T वाले terms आ जाता है. You know the final result as well. So some questions that you're going to discuss over here are going to be potential एनर्जी आपसे पूछी है मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट में. देन इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन है टॉकिंग अबाउट द ई वैल्यू हियर, यू नीड टू फाइंड द टॉर्क. आई थिंक दिस इज रिपीटेड, चैप्टर 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं यहाँ पे. सेपरेशन इज गिवन टू यू, कैपेसिटेंस इज गिवन टू यू, और सो यू नीड टू अज्यूम दैट द चार्ज ऑन द प्लेट रिमेन्स सेम ओवर हियर. ओके, सो यू नीड टू फाइंड द वर्क डन. Now talking about the next chapter which is current and electricity. So drift velocity क्या होती है, mobility क्या होती है, so relation क्या होता है electric current से, relation between drift and current over here. Ohms तो सबको पता होता है, but they don't know its limitations. So limitations याद करके जाना, this is very very important. VR characteristics क्या होती है, Wheatstone bridge again important है. Kirchhoff rules से related question आ सकते हैं, numerical आ सकते हैं. There will be some loops given to you in which you need to apply Kirchhoff rule. Combination of cell. So these are types of question that you are getting. As I told you earlier, ग्राफ में बहुत फोकस करना है, स्पेशली एनसीईआरटी के ग्राफ्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं. सो नाउ इफ यू नो, इफ यू सी सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर, ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए क्या है आपका एरिया है. सो एरिया और वीडी का क्या रिलेशन होता है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, दैट बेसिकली मीन्स अगर आपको आई एंड वीडी का रिलेशन पता है, यू नो हाउ डज द फॉर्मूला लुक्स लाइक, ओनली देन यू कैन अप्लाई द रूल ओवर हियर, एंड उसके हिसाब से आप ग्राफ देख सकते हो. सिमिलरली यहाँ पे अब ये जो ग्राफ है यहाँ पे बहुत चेंज होता है रेजिस्टेंस एंड टेम्परेचर का, डिपेंडिंग ऑन किसके लिए पूछा गया है. यहाँ पे मेटालिक कंडक्टर के लिए दिया है, तो मेक श्योर यू हाईलाइट दिस वर्ड. अगर सेमी कंडक्टर के लिए पूछेगा तो ग्राफ चेंज हो जाएगा. सो ये मत सोचना कि जस्ट बिकॉज आर और टी के बीच में ग्राफ प्लॉटेड है सबके लिए सेम होगा. मेटालिक कंडक्टर्स के लिए अलग हो, सेमी कंडक्टर्स के लिए अलग होता है ग्राफ. सो हियर इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर, सो यहाँ पे आपको लेंथ दी है एल वायर की, एंड देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज गिवन टू यू एज ए, रेजिस्टेंस आर दे रखा है. उसके बाद उसे स्ट्रेच कर रहे हैं सच दैट लेंथ इज चेंजिंग, इंक्रीज हो जा रही है वो 25% से. सो अगर आपकी लेंथ इनिशियली एल थी तो क्या कर लोगे आप, एल प्लस एल बाय 4 विच इज गोइंग टू बी वट 5L/4 हो जाएगी आपकी. देन यू नीड टू फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज विच इज हैपनिंग इन केस ऑफ रेजिस्टेंस. सो यू ऑलरेडी नो द रिलेशन ओवर देयर. R is proportional to क्या होता है, R is proportional to L/A होता है. So apply this formula and you get your result from there. So obviously बात है, आपको you need to go through this topic once again. अगर आप भूल चुके हो तो, and then you need to apply the formula over here because area is also going to change, right? And how is that going to change? Because volume same रहता है, so you need to apply that formula over there and then solve it. Wheatstone bridge है, Wheatstone bridge से डायरेक्टली क्वेश्चन आया, व्हाट इज Wheatstone bridge एंड ऑब्टेन द नेसेसरी कंडीशन अंडर विच Wheatstone bridge आपका क्या रहता है, दैट इज बैलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, गैल्वेनोमीटर का आपको रेजिस्टेंस दे रखा है जी, इट इज बीइंग कन्वर्टेड टू एम मीटर, राइट. उसके बाद यहाँ पे क्या कर रखा है, द करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ आई इज द करंट ओवर हियर, ए उसकी यूनिट लिख रखी है. देन व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ द एम मीटर. नेक्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. सो यहाँ पे बायो-सेवर्ट लॉ इंपॉर्टेंट है एंड इट्स एप्लीकेशन, एम्पियर लॉ इंपॉर्टेंट है, उसकी एप्लीकेशन. अब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जा रहे हैं, राइट, बट यू शुड नो कि अप्लाई कैसे करना है इसे, बिकॉज अगर डेरिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपने उसे किसी फॉर्म में याद कर रखा है तो इट इज़ नॉट लाइक रटना, राइट. सो व्हाट यू कैन डू, इससे कंसेप्ट कैसे बन रहे हैं, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन दैट ओवर हियर. मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पे है, एंड ओके मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आई थिंक वी डिस्कस इट ओवर हियर, राइट. वो थोड़े क्वेश्चंस के आगे पीछे शिफ्टिंग हो गई है इन द प्रेजेंटेशन. सो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, एंड देन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी कैसी होती है, एंड हाउ यू नीड टू कन्वर्ट इट. ओके, सो इफ यू सी द क्वेश्चंस ओवर हियर, ये जो पैरेलल वायर्स हैं अगर फ्रीली सस्पेंड करेंगे उन्हें इन अ सीरीज ऑफ बैटरी, दे मूव अपार्ट वेदर इज ट्रू और नॉट. एंड देन सर्कुलर जो कॉइल होती है आपकी, उसका एरिया गिवन है, करंट गिवन है. ये तो बेसिकली क्या होगा आपका न्यूमेरिकल हो गया, राइट. सो यू कैन डू दिस न्यूमेरिकल. यहाँ पे जब भी फाइनल आंसर लिखोगे मेक श्योर यू राइट द यूनिट, और बॉक्स में लिख देना. फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट का आंसर जो भी आ रहा है, पुट इट इन अ बॉक्स एंड राइट इट्स यूनिट एज वेल. नेक्स्ट यहाँ पूछ रहा है एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट चेंज वाई. सो यहाँ पे मैंने पास्ट ईयर का एक क्वेश्चन मिला था मुझे, उसमें आंसर भी मिला था, सो आई जस्ट इंसर्टेड दैट सो दैट यू कैन रिवाइज इट.
Here are some more question which I got. So जैसे कि गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, why should we use spring or suspension wire in moving coil गैल्वेनोमीटर, जिसका टॉर्सनल कांस्टेंट लो होता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वहाँ पे क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है उसकी. नेक्स्ट है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है एंड हाउ is it measured in galvanometer with the moving coil galvanometer. So here are the answers written over here. नेक्स्ट मैंने एक और क्वेश्चन यहाँ पे इंसर्ट कर रखा है. सो प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सेम होती है इफ दे आर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. तो उसके बाद इफ यू वांट टू रिड्यूस द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ बिटवीन देम, तो हाउ डू यू डू इट? सो यू कैन जस्ट इक्वेट दीज टू टर्म्स. तो आपको पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज mv square upon r when you talk about centripetal force acting over there, which is equals to this. Again this is the force, right? दोनों इक्वल कर दिए हैं आपने बिकॉज वहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि सर्कुलर पाथ से रिलेटेड करो. सो जस्ट आर को यू हैव मेड द सब्जेक्ट एंड चेंज द वैल्यूज अकॉर्डिंगली. ऑलरेडी नो व्हाट प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल इज. नेक्स्ट हियर इज लाइक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड अंडरलाइंग प्रिंसिपल पूछ लेता है एंड टू रीजन why it cannot be used to measure the current over there, and you need to write the two factors जिससे आपकी sensitivity depend करती है and how it can be increased. So this whole is the explanation talking about the same thing, so you can just go through it. So current sensitivity define करने को आएगा, so make sure you're writing the formula, but formula लिखने के साथ साथ write the statement as well, which plays a very important role. Now let's discuss about magnetism and matter. So यहाँ पे magnetic field intensity क्या होती है due to magnetic dipole. So make sure you know the results over there directly because results related directly वो graph पूछ सकता है as you have seen a lot of times in the PYQs. उसके अलावा डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरो से रिलेटेड ससेप्टेबिलिटी के टर्म्स में, परमिएबिलिटी के टर्म्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. नाउ हियर इज द क्वेश्चन. सो डायमैग्नेटिक इज द सब्सटेंस जो है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट. तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा और व्हाट. सो हियर इज द डायमैग्नेटिक जो ससेप्टेबिलिटी के बारे में आपकी बात करी, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक है, उसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे एडेड है एंड ऑल्सो द वैल्यूज. सो वैल्यूज कब से डायरेक्टली कभी कभी वो पूछ सकता है क्वेश्चन. ओके, सो मेक श्योर यू टेक द स्क्रीनशॉट. जो भी मैंने इससे पहले क्वेश्चन दिए हैं, सो मेक श्योर यू जस्ट टेकिंग द स्क्रीनशॉट एंड डूइंग इट. ऐसा भी कर सकते हो आपकी वीडियो पॉज करने के साथ साथ क्वेश्चन कर लो, सो अगर डाउट हो तो डायरेक्टली यू कैन जस्ट सी इट ओवर देयर. EMI की अगर हम बात करते हैं तो फराडे लॉ इंपॉर्टेंट है, इंड्यूस EMF एंड करंट, लेंस लॉ एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन. तो यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, डायग्राम से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है. वीक इस पर डिपेंड नहीं करता है, राइट. सो फोकस ऑन दिस, डज नॉट डिपेंड पूछा है, डिपेंड नहीं पूछा है. सर्कुलर वायर नेक्स्ट आपको देखा, रेडियस गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, एंगुलर स्पीड गिवन है एंड दिस फॉर्मूला. सो यू शुड नो अगर ये सारी चीजें मुझे गिवन है, गिवन डेटा इज दिस, सो व्हाट कैन बी द फॉर्मूला ओवर देयर, देन यू कैन जस्ट प्लग इट एंड देन मार्क द आंसर अकॉर्डिंगली. सो यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है. दिस इज ऑफ AC. Let me just tell you the important topics of AC first then. So AC में यहाँ पे क्या पूछा गया है, पीक एंड RMS वैल्यू जो है वो इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपको रिजल्ट पता होना चाहिए सो दैट यू कैन सब्स्टिट्यूटेड ओवर देयर. कभी कभी MCQ में ही आपके रिजल्ट डाल सकता है. सो AC जनरेटर क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. और मे बी दे आस्क यू द प्रिंसिपल क्या होता है इसका और द फॉर्मूला ओवर देयर. एंड द पावर इन AC सर्किट, LCR सर्किट विच इज रेजोनेंस में आपका क्या आंसर आता है. सो नाउ गोइंग बैक टू द क्वेश्चन ओवर हियर. सो यहाँ पे वो डिराइव करने को बोल रहा है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट. देन व्हेन डज इंडक्टर एक्ट एज अ कंडक्टर, रीजन. अब यहाँ पे अगर रीजन ना भी लिखे, अगर ये क्वेश्चन हटा भी देती हूँ मैं, सो यू नीड टू राइट द रीजन ओवर देयर. फिर इलेक्ट्रिक लैम्प के बारे में पूछा है, इट इज ऑपरेटिंग एट दिस, यू नीड टू फाइंड द इंडक्शन ऑफ द कॉइल. सो अगर आपके ये तीनों ही क्वेश्चन मिला के आपका 5 मार्क्स का आ रहा है, तो ये तो डेरिवेशन है, तो मेक श्योर आप ज़्यादा नहीं लिख रहे उस डेरिवेशन में. ओके, नॉर्मली यही डेरिवेशन 5 मार्क्स आता तो पूरा आप क्या करते, 1 या 2 पेज भरते. तो यहाँ पे क्या करोगे आप, डेरिवेशन है तो थ्योरी कम होगी, एक्सप्रेशन ज़्यादा होंगे, आई थिंक 1 पेज वुड बी इनफ फॉर दिस वन. ये क्या है, इसमें तो आपको सिंपल रीजन लिखना है. सो रीजन लिखने में व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट राइट द फॉर्मूला ओवर देयर एंड द थ्योरी. थ्योरी लिखोगे तो 2 से 3 लाइन की आप लिख सकते हो एंड देन यू कैन ड्रॉ वन डायग्राम एज वेल इफ यू कैन ड्रॉ ओवर देयर. उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली सॉल्व करना है. सो दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, सो यू कैन से न्यूमेरिकल है, गिवन क्वांटिटीज लिखोगे, फॉर्मूला लिखोगे, सॉल्व करोगे. आई थिंक ये क्वेश्चन में आपका क्या हो जाएगा, 1 पेज में लगभग हो ही जाएगा. सो इफ यू वांट कि थोड़ा और आप एक्सटेंड करना चाहते हो आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल दिस जो डेरिवेशन वाला पार्ट है जो क्वेश्चन वाला 1.5 पेज 1.5 पेज तक हो सकता है. सो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 3 पेजेस आपके क्या हो जाएंगे, दे विल बी फिल्ड विद दिस 5 मार्क्स क्वेश्चन. नेक्स्ट व्हाट अदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ग्राफ यहाँ पे फोकस कर रहे हैं. सो ड्रॉ द ग्राफ पूछ रहा है यहाँ पे, और द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC रेजिस्टेंस के केस में, कैपेसिटेंस के केस में, इंडक्टिव रिएक्टेंट के केस में, एंड देन
There's a question being asked: can voltage drop across the inductor or the capacitor in the series circuit be greater than the applied? Yes or no? You need to justify your answer. So again, here it is saying justify, but even if they have not mentioned it, you need to tell the reason over there. सेटअप ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, 3 कॉजेज. अब इसमें क्या होता है, जनरली आप सेड यू कोई भी एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस हैं, तो मेक श्योर यू नो एटलीस्ट 2 to 3 पॉइंट्स आपको पता होने ही चाहिए. यू नो मोर, दैट मीन्स अगर 5 पॉइंटर्स पता है देन दैट इज वेल एंड गुड, राइट. सो यहाँ पे डायरेक्टली उसने पॉइंट पूछा. अगर 3 कॉजेज के बदले आप 2 ही लिखोगे तो मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे. स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर के बारे में अगैन दैट दे आर बीइंग आस्क्ड ओवर हियर. डज इट वायलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? यू नीड टू एक्सप्लेन इट ओवर देयर. एंड देन डायरेक्टली क्या है, एक न्यूमेरिकल आपको गिवन है. EM वेव से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट, करंट एंड फ्रीक्वेंसी यूजेस के बारे में पूछा जाता है. बट जनरली पास्ट ईयर्स में अगर आप ये आप देखोगे, अभी के इसमें ये थोड़ा अवॉइड कर दिया गया है बिकॉज ये जनरली आपको याद रहता है. बट यू डोंट नीड टू रिमूव दिस टॉपिक. ऐसा नहीं, आपको नहीं पढ़ना है ये. मेक श्योर आपको पता है टेबल क्या है उसका, यूजेस क्या है, जो कि मोस्ट ऑफ टाइम रिपीटेड ही होते हैं. ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसे पढ़ना. तो पास्ट ईयर जो क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, उसमें लिखा है कि जो EM वेव्स है इसमें साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने इस रेंज में डिस्कवरी की थी, वो प्रोड्यूस एंड ऑब्जर्व्ड EM वेव्स over here. Now ray optics and optical instrument, again इसका weightage क्या होता है, ज़्यादा होता है. So these are some topic you need to remember. तो most important क्या है, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप है and the magnifying power. So directly से results आपको पता होने चाहिए, what are the results. And then prism से related question आ जाता है, total internal reflection and optical fiber से question आ सकता है. You can say concept question, give reason से related यहाँ पे question पूछ सकते हैं. Then focal length when the 2 lenses are in contact. Similarly, they can ask you power as well when the lenses are in contact. Now let's just focus on what have been covered in the past year papers so far. So यहाँ पे आपको concave mirror की यहाँ पे focal length given है. They are asking the minimum distance between the object and its real image. Okay. So first thing is, if you know all the diagrams which takes place whenever you are drawing for concave mirror, only then you can solve this. इसके अलावा आपको properties वगैरह भी सब अच्छे से पता होनी चाहिए इसकी. Now next question तो directly एक numerical हो गया आपका, जहाँ पे आपको object की length दी हुई है, उसकी डिस्टेंस दी हुई है, सॉरी. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन टू यू. यू नीड टू फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज formed and also the magnification of the image that is taking place over here. Now next है Heisenberg. So obviously that is related to the wave optics over here. But यहाँ पे because reflecting और refracting से टेलीस्कोप के बारे में पूछा गया है, so you can just ट्राई टू मार्क दिस एज वेल. ये भी कभी कभी पूछा जा रहा है. सो हाइगनबर्ग्स का उसमें भी ऑलरेडी लिंक्ड है, सो लेट वी विल गो थ्रू दैट एज वेल. सो यहाँ पे आपको ट्रेस करना है पाथ दैट इज रिलेटेड टू प्रिज्म. तो प्रिज्म से रिलेटेड यहाँ पे क्या पूछ रखा है, देयर इज अ केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फॉर्म. यू टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एज वेल. सो फर्स्ट थिंग इज यू विल बी जस्ट गोइंग थ्रू इट. सो वट एवर इज द इंपॉर्टेंट डेटा, मेक श्योर यू राइटिंग इट ओवर देयर एंड देन सॉल्विंग इट. उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन करना है टू एप्लीकेशन ऑफ इंटरनल रिफ्लेक्शन ओवर देयर. एंड देन या फिर आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो इंटरनल रिफ्लेक्शन को, और गिव द 2 कंडीशंस फॉर दैट. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पास्ट ईयर क्वेश्चन. सो spherical surface is given to you, radius of curvature given है, n1 n2 are the refractive indices over there. You need to derive the relation between u and v. Next is solid glass sphere is given to you, उसकी radius given है, and you need to find the apparent position of this bubble over here. Wave optics, so Heisenberg's principle यहाँ पूछा गया है. इंटरफेरेंस कंडीशन क्या होती है, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बट दैट शुड बी विद नो डेरिवेशन. ओके. So now let's understand what kind of question are you getting. So Heisenberg's principle क्या होता है, use diagram to prove that the angle of reflection is equal to angle of incident over there. coherent sources क्या होते हैं, and then यहाँ पे Young's double slit से related question पूछा गया. This was the question which was repeated, which was in the ray optics as well. So here we need to find a difference between interference pattern and diffractive pattern. क्या होता है, 2 factors हमें लिखने हैं जिसमें fringes क्या होती हैं, fringe width depend करती है. Then again the question that is being asked with the Young's double slit experiment. So directly यहाँ पे value putting वाला question होगा. You should know the relations over there कि relation क्या है, उसके हिसाब से you can just put the values and tell the answer. What are the changes that you are going to observe, and अगर graph draw करना है again तो how is it going to change. डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. सो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है, व्हाट आर दीज टर्म्स, एंड हर्टल एंड लार्ड एक्सपेरिमेंट. सो इन सब से भी केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है. सो मेक श्योर यू गो थ्रू द डायग्राम, द रिलेशन दैट आर देयर एंड द ग्राफ्स. So here if you see the plot, the variation पूछ रखा है, right? So they are talking about the graph only. So make sure you go through it. Now the question what is being asked is, how does Einstein photoelectric equation explain the emission of electron from the metal surface? Explain that briefly, right? So you will have to explain it. So try to write at least 3 to 5 lines over there. अगर ज़्यादा लिख सकते हो well and good, but that's the minimum thing that you need to do. And there should be the key words over there, okay?
नेक्स्ट यहाँ पे पूछा यू नीड टू फाइंड द रिलेशन ओवर हियर डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होती है. सो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग द डी ब्रॉगलीज इक्वेशन बिकॉज वो क्लास 11th में भी थी. एटम्स की अगर हम बात करते हैं तो रथरफोर्ड मॉडल क्या होता है, बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है, हाइड्रोजन लाइन एक्सपेक्ट्रा क्या होता है. अगेन इसका डायग्राम भी होता है, सो मेक श्योर यू जस्ट गो थ्रू इट. आपको पता है, अगर ड्रॉ करने को बोल दें वैसे तो पूछा नहीं जाता है, बट अगर पूछे तो फिर क्या डायग्राम इसका होता है. Now here we are talking about the radius over here. So you again you should be knowing the relation over there, right? Once you know the relation, you can just directly mark the option. You don't need to solve it. Next question again यहाँ पे ground state से related आपको यहाँ पे energy given है, and you need to find the potential energy and kinetic energy in the third excited state. Third excited state में n की value क्या हो जाती है, that is 2. Now talking about nuclei, so here you should know the composition and the size of nucleus, mass energy relation, mass defect क्या होता है, nuclear fission and fusion. So here the mass density of nucleus and mass number क्या होता है, this is given by which relation, you should know that. इससे related past years में questions आए थे, but I could just insert one question because there was a lot of questions initially that I have discussed. Now talking about semiconductor and devices over here. So यहाँ पे energy band क्या होता है, you should know that. इनका डिफरेंस क्या होता है एनर्जी बैंड के टर्म्स में. कभी कभी सिंपल क्वेश्चन में या फिर केस बेस्ड स्टडी में लेकिन आस्क यू डिफरेंस बिटवीन द 3. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एग्जाम में कि आप ये सोचो कि बहुत ही डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, उसकी वजह से आप ये छोटी चीज़ें भूल जा रहे हो, एंड देन यू आर गोइंग टू द एग्जाम, वहाँ पे पेपर दे रहे हो, आप सोचो अरे मैंने तो डिफिकल्ट लेवल का पढ़ा था बट जो क्वेश्चन पेपर आया वो बहुत ही सिंपल था. ओके, सो सिंपल जो भी है, जस्ट ट्राई टू कवर ऑल द थिंग्स दैट आर इन योर सिलेबस. इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन से क्वेश्चन आ जाता है, राइट. IV characteristics, VR characteristics आपको ड्रॉ करनी है for semi-conductor diode and then half wave and full wave. Now let us understand what kind of question were exactly asked in the past year. So यहाँ पे junction diode as rectifier से related उन्होंने क्या कर रखा है, केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म कर रखा है. तो केस बेस्ड स्टडी यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म है, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट. पहले आपको थ्योरी यू कैन जस्ट रीड इट, बट ऑब्वियसली बात है थ्योरी इज नॉट डायरेक्टली लिंक विद द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन के लिए आपको यू शुड हैव द नॉलेज. अगर आपको पता है फुल वेव हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, कैसे उसका ग्राफ फॉर्म होता है एंड एवरीथिंग, देन ओनली यू कैन आंसर द क्वेश्चन. तो यहाँ पे पीएन जंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है एंड लोड रजिस्टर दे रखा है. सो यू नीड टू फाइंड आउट विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस विल बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज MCQ अगैन. सो व्हेन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर डोप होता है ट्राइवेलेंट के साथ तो क्या फॉर्म करता है, ये इससे इजी क्वेश्चन हो नहीं सकता, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट थिंग्स, यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है, दैट इज रिलेटेड विद सिलिकॉन. यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल आपको दे रखा है, यू नीड टू फाइंड द ऑर्डर ओवर द गैप दैट इज बिटवीन EC एंड ED. नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. ऑब्वियसली बात है आप ये थ्योरी वाला टॉपिक चूज करोगे रादर देन शोइंग दिस ओवर हियर, राइट. So next question is difference between diffusion current and drift current that is being there, and how is that, what role does it exactly play when you're talking about the PN junction. So these are some important topics that I have discussed and उससे related important questions जो कि past years में पूछे गए हैं, just to give you an idea how you need to form your studies right now because अब से 2 ही दिन बचे हैं. So make sure you make most of it. So that is it for today's video. I'll see you in the next video. Bye bye everyone and all the best for your exams.